नमस्कार, आदाब। मैं शहरी आसिफ, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की रौनक के बीच NH 24 पर भारी जाम, गाजीपुर बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतार। दिल्ली में दिवाली की सुबह बनी जहरीली, राजधानी की हवा में घुला जहर, 414 पहुंचा AQI। अखिलेश यादव ने भाजपा को रोजगार महंगाई के मुद्दे पर घेरा, दागे कई सवाल। आरजेडी की 143 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, तेज प्रताप यादव के खिलाफ भी उतारा प्रत्याशी। बिहार चुनाव के बीच बोले पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, का गठबंधन को किया जा रहा है कमजोर। चिराग पासवान ने किया साफ, चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी, कहा अगर रूस से तेल लेना नहीं बंद किया तो लगेगा इंपोर्ट टैरिफ। गाजा में सीजफायर के बावजूद इजराइल ने किए हवाई हमले, कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत। अब समाचार विस्तार से। दिवाली सीजन में खरीदारी और यात्राओं की चहल पहल के बीच दिल्ली एनसीआर के प्रमुख मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। NH 24 पर गाजीपुर बॉर्डर के पास दिन भर गाड़ियों की लंबी कतारें रहीं। दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक रेंग रेंग कर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर ट्रैफिक रेंग रेंग कर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। लोगों के मुताबिक सुबह से ही गाड़ियों का दबाव बढ़ने लगा है, जो दोपहर तक चरम पर पहुंच गया है। गाजियाबाद, नोएडा और पूर्वी दिल्ली की ओर से आने वाले हजारों गाड़ियां गाजीपुर मंडी, आनंद विहार और अक्षरधाम की दिशा में जाम में फंसे रहे। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि दिवाली और धनतेरस के चलते दिल्ली के बाजारों और मॉल्स में पहुंचने वाले गाड़ियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ गई थी। साथ ही NH 24 पर चल रहे मरम्मत कार्य और कुछ अस्थायी डायवर्जन भी जाम की स्थिति को और गंभीर बना रहे हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो गाजीपुर बॉर्डर और NH 24 मार्ग से बचते हुए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें। साथ ही रियल टाइम ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। यात्रियों का कहना है कि 10-15 मिनट की दूरी तय करने के लिए 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है। कई लोग ऑफिस और कार्यक्रमों के लिए देरी से पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली और चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगा रहा है। इस बीच विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया है। खास बात यह है कि इस बार उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ MNS प्रमुख राज ठाकरे भी नजर आएंगे। शिवसेना नेता शाहनवाज सिंह ने MNS के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाने पर कहा है कि जब राज ठाकरे आरोप लगाते हैं कि 96 लाख फर्जी मतदाता हैं, तो हमारा सवाल ये होता है कि अगर उनके पास सबूत हैं तो वो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए। जब राज ठाकरे जी बोलते हैं कि 96 लाख फेक वोटर्स है, हम सवाल ये पूछते हैं कि जो उनके पास सबूत है तो वो क्यों नहीं गए हैं इलेक्शन कमीशन के पास। एज अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी उनको ये सोचना चाहिए कि सरकार की नीति क्या है। केंद्र में एक 3D पॉलिसी है, वो है जब कोई भी इन्फिल्ट्रेटर है तो डिटेक्ट करना, डिलीट करना और डिपोर्ट करना। इलेक्शन कमीशन का ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आके वोट करें जो जेन्युइन वोटर्स है। और जो आपके एजेंडा की हम बात करें तो ये अफवाहें और फॉल्स नैरेटिव्स आप स्प्रेड करते रहते हैं इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद, क्योंकि आपकी जीत और हार इसी के ऊपर निर्भर है। दिवाली की सुबह राजधानी दिल्ली में हवा का जहर एक बार फिर लोगों की सांसों में घुल रहा है। दीपों और उत्सव के इस पर्व पर जब आसमान रोशनी से जगमगा रहा है, तब दिल्ली की आबो हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आज सुबह 6 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इस पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा है कि आज के बाद प्रदूषण बढ़ेगा, क्योंकि सरकार को प्रदूषण नियंत्रित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। देखिए, आज के बाद और पॉल्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि सरकार की दिलचस्पी ही नहीं है कि पॉल्यूशन को रोका जाए। सरकार की दिलचस्पी वोट हासिल करने में है, इसलिए वो धर्म को हथियार बनाती है। दिवाली के अंदर पटाखे छूटेंगे नहीं तो सनातन धर्म कैसे जिंदा रहेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पटाखों पे जोर देती है और वो इसकी परवाह ही नहीं करती कि पॉल्यूशन बढ़ेगा कि घटेगा, आदमी मरेगा या बचेगा, बच्चों को अस्थमा होगा कि नहीं होगा। वो समझती है कि जब हम कहेंगे कि सनातन को बचाने के लिए पटाखे जरूरी हैं,
दूसरों के मजहब पे कोई पाबंदी नहीं लगती, हमारे मजहब पे पाबंदी लगती, इस तरीके के डायलॉग वो सिर्फ वोट के लिए है। जबकि किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी नेता, किसी भी सही समझ रखने वाले आदमी की चिंता होनी चाहिए कि हम अपनी जनता की हिफाजत कैसे करें। नागपुर में कई समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने नागपुर महानगर पालिका के बाहर आंदोलन शुरू किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने एक हफ्ते के अंदर सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर तीव्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली के समय सड़क के किनारे जितने भी कूड़े वाली जगह हों सबको साफ किया जाए। आप देख सकते हैं दिवाली का दिन होने के बावजूद इतने ज्यादा बड़े तौर पे नागपुर की जनता यहाँ आई है। नागपुर की जनता प्रशासक से त्रस्त हो गई है। जो मूलभूत सोई सुविधा है उसका जो है पूरा खत्म सत्यानाश करके रख दिया है। गोर गरीब रोजगार वाले हाथ ठेले वाले इन पे अनधिकृत कार्रवाई करके उन पे गुना दाखिल करने का यहाँ पे सिस्टम शुरू कर दिया है। तो इसके खिलाफ आज नागपुर में बड़े पैमाने से लोग यहाँ पे आके प्रशासक के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने महागठबंधन पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि यह गठबंधन किसी नीतिगत या सिद्धांतों के आधार पर नहीं बना है, बल्कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे गठबंधन एनडीए में कोई विवाद नहीं है। बीजेपी नेता के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि वो यादव समुदाय से हैं। भैया ऐसा है कि रामकृपाल यादव समाज के हैं, बैकवर्ड समाज के हैं। अपने सारी नौकरियां छीन ली गई। मंडल का विरोध बीजेपी आरएसएस ने, कारपुरी ठाकुर का सरकार गिराई, माँ बहन तक की गाली दिया था। मंडल 2 का विरोध किया, उसके साथ चिपके हुए हैं। तो निजी स्वार्थ में कौन है? क्या यादव से वो भूमिहार हो जाएंगे, ब्राह्मण हो जाएंगे? अरे इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कहने में। और जो भी और विरोध किसने किया था तो अपने गिरवान में झांक के देख लें, महागठबंधन के बारे में क्या देखेंगे। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रैब 2 लागू कर दिया गया। इसके तहत कई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। CAQM के मुताबिक दिल्ली में औसतन प्रदूषण स्तर 400 दर्ज किया गया, जिसके बाद बैठक के बाद यह तय किया गया है कि दिल्ली NCR में ग्रैब 2 के तहत पाबंदी लागू की जाएगी। दिल्ली के मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ग्रीन पटाखों को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली में गैर हरित पटाखों की कोई खबर नहीं मिली। AQI बढ़ा है, लेकिन दिल्ली से ज़्यादा AQI दिल्ली से बाहर के क्षेत्रों का है। पराली जलाने की घटनाएं भी अचानक बढ़ गई, जिसका हमें बहुत खेद है। देखिए, ग्रीन क्रैकर को मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली के अंदर क्रैकर तो ग्रीन के अलावा हमने कोई अभी तक जानकारी में आया नहीं। AQI बढ़ा है, पड़ोस से ज़्यादा AQI है। दिल्ली से ज़्यादा AQI दिल्ली से बाहर के एरियाज़ का है। पराली की घटनाएं भी अचानक परसों से बड़ी तेजी से बढ़ गई हैं, जिसका हमें बड़ा दुख और खेद है। आपने अगर जानकारी ली हो तो मानिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद पराली को जलाया जा रहा है। मैं आग्रह करना चाहता हूं, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। दिल्ली के लोग साफ हवा ले पाएं, उसकी दिल्ली सरकार चिंता कर रही है, लेकिन जो पड़ोसी राज्यों से ये मसले हैं उठ रहे हैं, उनके लिए उनको जरूर वहां पर चिंता करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा जाए तो निवेश आए, भाजपा जाए तो तरक्की आए, भाजपा जाए तो रोजगार आए और महंगाई कम हो। दुनिया का सबसे ताकतवर देश हम पर टैरिफ लगा रहा है। पहले के समय पर लोग दिवाली पर एक दूसरे को गिन्नी और सोने का सामान देते थे। आज कोई गरीब पूजा के लिए चांदी का सिक्का भी नहीं खरीद पा रहा है। सरकार ये बताए कि सबसे ज्यादा निवेश दक्षिण में क्यों किया जा रहा है। भाजपा जाए तो निवेश आए, भाजपा जाए तो तरक्की आए, भाजपा जाए तो रोजगार आए, भाजपा जाए तो महंगाई कम हो। भारतीय जनता पार्टी को इस पे विचार करना चाहिए कि लगातार उनकी सरकार चलते रहते हुए आज हमारी अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई है। दुनिया में जो देश सबसे ताकतवर है वो समय समय पर आप पर टैरिफ लगा रहा है। जिसको आप मित्र बोलते थे वो आपको आई लव यू बोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप पर टैरिफ लग रहा है। और जो डॉलर की कीमत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत उतार चढ़ाव की बात करती थी, आज सब लोग दीपावली के शुभ अवसर पर बैठे हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, आप सबको और दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग हैं।
या दुनिया में जहां जहां दिवाली मनाई जा रही है उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं मैं। त्योहार के दिन पहले बहुत सारे लोग एक दूसरे को उपहार में गिन्नी, सोने का सामान दीपावली पर देते थे एक दूसरे को। इस समय ये स्थिति पैदा कर दी है, एक सिक्का पूजा के लिए चांदी का भी कोई गरीब नहीं खरीद पा रहा है। ये बात तो चलो त्योहार की हो गई, कितनी खुशी से मना पा रहा है, लेकिन गरीब परिवार में जब शादी होगी तो कोई सामान गरीब नहीं खरीद सकता है। इन्हें लगा है दिया जलाने में, ये दिया जला रहे हैं, पूरा दक्षिण भारत में निवेश आ रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं कि दिवाली का पर्व कैसे शुरू हुआ। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जा रही है। अखिलेश यादव ने दीप के बारे में जो बयान दिया है ये एक तरफ से अयोध्या का अपमान है। अखिलेश यादव को ये ज्ञान नहीं है कि दीपावली का पर्व कैसे शुरू हुआ। जब भगवान प्रभु श्री राम लंका पे रावण का वध करके पुष्पक विमान से लौटे थे, उस समय अयोध्या में त्रेता युग में घर घर उनके स्वागत के लिए दीपावली किया गया था। सब ने अपने घरों पे दिया जलाया था और पूरे अयोध्या में भगवान श्री राम का सम्मान और स्वागत हुआ था। आज उसी परंपरा में प्रभु श्री राम के आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है। आज कल अभी अयोध्या में 28 लाख दिया जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, ये देश के प्रभु श्री राम से, लोगों के सनातन से, आस्था से जुड़ा हुआ हिंदू होकर के अखिलेश यादव अगर जिस तरह से दिया के बारे में उन्होंने बयान दिया, ये एक तरह से अयोध्या का अपमान किया है। प्रभु श्री राम और सनातन के उस सम्मान की परंपरा में हम अपनी पुरानी परंपराओं को किसी न किसी प्रासंगिकता के साथ मानते हैं और वो क्रिसमस का से सीख लेने की बात कर रहे हैं। तो अगर उनको ये नहीं फर्क है कि क्रिश्चियन का अपना एक धर्म है, वो अपने करते हैं, हिंदू का अपना धर्म है, दूसरे मजहबों का अपना धर्म है, और इस धर्म की भावनाओं पे, ये पूरे देश की भावनाओं का पे ठेस पहुंचाने का काम किया है और हमारी सनातन धर्म पे मानने वाले लोगों की आस्था पे कुठारा डाल दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने कुल 143 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जारी इस लिस्ट में युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग को प्राथमिकता दी गई, लेकिन इसके अलग अगर देखा जाए तो गठबंधन काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के बीच ये चुनाव लड़ रहा है। इसको लेकर कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। मैंने राजनीति का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स होने के नाते मैं ये पढ़ाई करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, जानता हूँ कि चुनाव में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। पर मैंने अपने जीवन काल में कभी इस तरीके का चुनाव नहीं देखा जहाँ पे इतना बड़ा गठबंधन इस तरीके से बिखराव की कगार पर आ गया। मतलब सीटों के चयन में समझ में आ सकता है कि शायद विवाद हो, पर अभी तक सीटों की संख्या तक गठबंधन नहीं डिसाइड कर पाया है। और ऐसे में अगर इस भ्रम में है महागठबंधन के लोग कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाएं, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। ये दोस्ताना संघर्ष राजनीति में नहीं होता है, ये गलत शब्दावली है। आप अगर एक जगह पे एक दूसरे के सामने अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं, एक दूसरे के नेता के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं अपना चुनाव जीतने के लिए, तो आप कैसे मान के चल सकते हैं कि भैया दूसरे जिलों में या दूसरी विधानसभा में इसका असर नहीं पड़ेगा। आज अगर कहीं पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं किसी दूसरे दल के बारे में कुछ यहाँ पे कह रहा हूं, तो मैं कैसे ये उम्मीद रख सकता हूं कि दूसरी विधानसभा में उस दल का और मेरे दल का एक समन्वय बैठेगा? ऐसा नहीं होता है चुनाव में। ये जो लोग हैं, जितने भी नेता हैं जो एसी कमरे में बैठ के हेलीकॉप्टर में घूमकर इन लोगों को लगता है कि भैया हम लोग ऊपर हम लोग मिल जाएंगे तो नीचे भी कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप ऊपर तो हो सकता है संभवतः 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद ये लोग हाथ पकड़ के एक तस्वीर खिंचा लें एक दूसरे के साथ खड़े होकर, पर जो कार्यकर्ता इनके लिए नीचे लड़ रहा है, इनके लिए झगड़ रहा है, वो कैसे एक साथ आ पाएगा? महागठबंधन ने कहीं ना कहीं अपना पूरा नुकसान
ये ना गठबंधन को जिस तरीके से इन्होंने इसमें बिखराव किया है, जिस तरीके से समन्वय नहीं बैठ पाया है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। एनडीए वैसे ही मजबूती से आगे बढ़ रहा था, पर अब तो कहीं ना कहीं महागठबंधन ने हम लोग को कई ऐसी सीट जो संभवतः हम लोग के लिए मुश्किल हो रही थी, उस पर भी वॉक ओवर दे दिया। बिहार में अब तक महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बार फिर से महागठबंधन पर तंज कसा है। बिहार भाजपा अध्यक्ष ने गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर कहा है कि एनडीए गठबंधन 5 पांडवों की चट्टान एकता के साथ है। दूसरी ओर महागठबंधन में सिर फुटबॉल हो रहा है। आरजेडी, कांग्रेस समेत जितने भी महागठबंधन के दल हैं एक दूसरे पर आरोप लगाने में अपना समय बिता रहे हैं। जो महागठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं कर सकता वो बिहार को नहीं चला सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि एनडीए गठबंधन 5 पांडव का चट्टानी एकता है, और वहीं पर जिस तरह से महागठबंधन के अंदर सिर फुटौल हो रहा है, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि ये दलित विरोधी काम राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, और इस तरह की मानसिकता मतदाता देख रही है। और राजद, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जितने भी महागठबंधन के दल हैं आज एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप में अपना समय बिता रहे हैं। जनता देख रही है, मतदाता देख रही है कि जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो बिहार को नहीं चला सकती है। इसीलिए मतदाता ने मन बना लिया कि एनडीए की सरकार भारी बहुमत से और फिर से एक बार एनडीए सरकार बिहार में बनाना है। उसका तो वीडियो आ गया जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल में, कांग्रेस में पैसे का खेल हुआ है, वीआईपी में पैसे का खेल हुआ है। ये मैं सोशल मीडिया का न्यूज देख के बोल रहा हूं। और आज पत्रकारिता, सोशल मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और चौथा स्तंभ में यह स्पष्ट है कि महागठबंधन में पैसे का खेल हो रहा है। जो टिकट बांटने में पैसे का खेल करता हो, उससे बिहार के तरक्की की उम्मीद क्या की जा सकती है। पहले भी इनका रिकॉर्ड रहा है कि नौकरी देने में जमीन लिखवा लेते हैं, और आज टिकट देने में भी जमीन और पैसा दोनों लिखवाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद गर्म होता जा रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गठबंधन के फैसलों पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह गलत बताया। उन्होंने कहा है कि गठबंधन के वर्तमान हालात इसे कमजोर कर रहे हैं और इसे वापस लाने की आवश्यकता है। पप्पू यादव ने स्पष्ट किया है कि अगर फैसले लेने का अधिकार उन्हें होता तो शायद उन्हें एक भी सीट नहीं मिलती। पप्पू यादव की चेतावनी ये भी है कि अगर समय रहते गठबंधन को मजबूत नहीं किया गया तो इसका नकारात्मक असर चुनाव परिणामों पर भी पड़ सकता है। जब हम फैसला लेने वाले होते हैं तो हमको एक को सीट नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी मूल्यों से और सिद्धांतों से चलती है, तो डिसिप्लिन पार्टी है। और अफाक जी को तो उंगली पकड़ के चलना सिखाए। जिला परिषद अध्यक्ष में 80 लाख रुपया अफाक जी को। जब इन लोगों ने राज्यसभा में पैसा लेके क्रॉस वोटिंग किया था तब भी कांग्रेस नाराज थी। मंत्रिमंडल में रंजीत रंजन जी ने बनवाया तब याद ही नहीं आया। और जिस वर्कर को कांग्रेस ने टिकट दिया है वो तो 2 कट्ठा जमीन भी नहीं है, पैर में चप्पल में नहीं। लगभग जगहों पर कांग्रेस ने तो गरीब वर्कर को टिकट दिया। आप मनोज विश्वास को देखिए, सुबोध मंडल को देखिए, तो मतलब है। आप हमको बताओ, हमारे क्षेत्र आप टिकट कटवा रहे हैं, कह रहे हैं आपके कारण अव्यवस्था फैल गई है। तो बोला नहीं अव्यवस्था फैल गई। राजेश राम ने भी बोला कि इस तरह से पार्टी नहीं। आप कुछ भी बोल देना आपको, आप नया लैंग्वेज सेट करते हैं। जुम्मा आपको 4 दिन नहीं हुआ है कि डंडा पकड़े हुए।
तो राजेश राम ने कहा कि राजेश राम जी ने तो कुछ नहीं कहा। ये स्थिति में पार्टी अच्छी नहीं करती है। अब वो उनसे पूछे कैसे चलेगी। ये 12 जगह कैंडिडेट उतार दिया गया डबल डबल, इससे गठबंधन चलती है? हाँ, क्षमता क्यों नहीं है बोलने की? कांग्रेस को निर्णय लेना चाहिए। अभी भी युवा अध्यक्ष के सीट पर किसी बड़े ठेकेदार को दे दिया, ललन जी के सीट पर आरजेडी ने सुबह। चिराग पासवान ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए गठबंधन के निर्वाचित विधायक नीतीश कुमार को एक बार फिर मुख्यमंत्री चुनेंगे। लोजपा रामविलास प्रमुख ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के गठबंधन की स्पष्टता को दोहराया है, भले ही वो भविष्य में राज्य का अधिक ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं। कौन सी पार्टी नहीं चाहती, हर दल चाहता है कि उनका नेता सर्वोच्च पद पे जाए। मैंने खुद हमेशा इस बात की इच्छा रखी कि मैं अपने पिता को प्रदेश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बनता हुआ देखूं। तो ये इच्छा स्वाभाविक है, हर दल की अपने नेता के प्रति होती है। पर मुझे लगता है कि सही समय पर सही बातों की चर्चा हो तो उसके मायने होते हैं। आज की तारीख में जब हम लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं तो कतई इसके कोई मायने नहीं है जब इस बात को गठबंधन के तमाम सहयोगियों के द्वारा पहले से ही स्पष्ट कर दिया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये मैं मानता हूं कि चुनाव के बाद जो विधायक जीत कर आएंगे वो एक बार फिर मुख्यमंत्री जी को ही अपने मुख्यमंत्री के तौर पर चुनने का कार्य करेंगे। हैविंग सेड दैट, क्या मेरी इच्छा है बिहार की? मैंने हमेशा कहा है कि मैं बिहार वापस आना चाहता हूं। इन्हीं चुनावों में ही मैं वापस आना चाहता था, बिहार से मैं चुनाव लड़ना चाहता था। बट क्योंकि नेगोशिएशंस होते 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 इतना विलंब हो गया कि मेरे प्रत्याशी ही नामांकन ठीक से भर लें, वो ज्यादा बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। तो अपने नामांकन की ओर तो मैं फिर सोच ही नहीं पाया, केंद्रीय संसदीय बोर्ड दोबारा बैठ ही नहीं पाया इस विषय की, इस एजेंडे के ऊपर चर्चा करने के लिए। बट हाँ, मैं चाहता था और आने वाले दिनों में मैं वापस मैं बोलूंगा मेरी प्राथमिकता बिहार रहेगा। अनलाइक माय फादर, पापा ने हमेशा इस बात को स्पष्ट रखा कि केंद्र की राजनीति में उनकी इच्छा ज्यादा रही थी। पर मैं बिहार और बिहारियों की वजह से ही राजनीति में आया हूं। दिल्ली में पला बड़ा हूं, मुंबई में मैंने काम किया है, दूसरे राज्यों में बिहारियों को विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए देखा है। और यही कारण था कि मैं वापस राजनीति में आया ताकि अपने राज्य, अपने बिहारी साथियों के लिए मैं कुछ कर सकूं। एक ऐसा दौर मैंने देखा जब बिहारी शब्द तक को गाली बना दिया गया। मैं हर मन से गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये गर्व मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं, पर ये तब होगा जब मैं यहां पे ध्यान ज्यादा केंद्रित करूं। तो मैं मानता हूं कि अगले 4-5 साल मेरे इस फैसले को और ज्यादा मजबूत करेंगे कि मुझे बिहार की राजनीति में पूरा ध्यान अब केंद्रित करना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा तो उसे भारी इंपोर्ट टैरिफ चुकाना पड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने देश के प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, उन्होंने कहा कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें भारी टैरिफ देना होगा। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश यूक्रेन युद्ध को अप्रत्याशित रूप से वित्तीय सहायता दे रहे हैं, इसलिए अमेरिका लगातार उन देशों पर दबाव बना रहा है जो रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। बीते महीनों में अमेरिका ने भारत समेत कई देशों से आग्रह किया था कि वो रूसी तेल आयात में कमी या रोक लगाएं। ट्रंप ने पहले भी दावा किया है कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के दावे को खारिज किया जा चुका है। ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में ही भारत के कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। इसमें कपड़े, दवाइयां और कृषि उत्पाद शामिल हैं। ट्रंप ने अपने बयान में दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे रूसी तेल न खरीदने का वादा किया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। नई दिल्ली का कहना है कि उसका उद्देश्य सस्ती, अस्थायी और विविध ऊर्जा आपूर्ति बनाए रखना है। भारत फिलहाल सऊदी अरब, अमेरिका, रूस और संयुक्त अरब अमीरात से तेल खरीद रहा है। इजराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। मेडिकल सूत्रों ने बताया कि हमास के साथ सीज फायर एग्रीमेंट के बावजूद गाजा में इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 25 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। सूत्रों ने बताया कि अल जावेदा शहर के बीचों बीच एक रिहायशी इलाके में एक कॉफ़ी शॉप पर फ्लाइट जेट के हमले में 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं।
यहाँ कई अस्पताल और टेंट हैं जिनमें बेघरों को पनाह दी जा रही है। सेंट्रल गाजा के नुसैरत रिफ्यूजी कैंप में एक स्कूल के अंदर बेघर लोगों को पनाह देने वाले टेंट पर इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 फिलिस्तीनियों की मौत हुई और 13 दूसरी ओर घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल है। इसी कैंप में अल अहदी क्लब के आसपास किए गए एक और हमले में 2 और फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। नुसैरत कैंप में आम लोगों को निशाना बनाकर किए गए एक और इजरायली एयर स्ट्राइक में 3 और लोगों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा है कि हमास को मिलिटेंट्स ने 2 सैनिकों को मार डाला है। एक इजरायली सिक्योरिटी अधिकारी ने कहा है कि इलाके में मदद का ट्रांसफर रोक दिया गया है। बाद में मिलिट्री ने कहा है कि उसने सीज फायर फिर से लागू करना शुरू कर दिया है और अधिकारियों ने कंफर्म किया है कि आज मदद की डिलीवरी फिर से शुरू हो जाएगी। 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के मकसद से अमेरिका के प्रस्तावित सीज फायर को शुरू हुए 1 हफ्ते से भी थोड़ा समय हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर लागू रहेगा और हम ये पक्का करना चाहेंगे कि ये बहुत शांतिपूर्ण हो। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।